स्वागत है आपका एजुकेशनल वर्ल्ड में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास, जिसमें हम चर्चा करेंगे कुछ भूमिका पर कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है हमारी बेसिकली किन कारणों पर डिपेंड होती है, और कुछ आंकड़े भी हैं जो भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण है वो आप अपडेटेड फॉर्म कहाँ से पढ़ सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ में हम ये भी चर्चा करेंगे कि कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है हमारी, जो अर्थव्यवस्था को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक का रोल अदा करती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आपको साथ में हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है, अब उसकी क्लासेस जो है निरंतर इस पर अपडेट होंगी। और जल्द ही जो हमारा एक टेक्निकल कोर्स चल रहा था कंप्यूटर नेटवर्क का, वो भी अति शीघ्र ही कंप्लीट होने वाला है। तो कुछ शेड्यूल में ऐसा चेंज किया गया है, तो उसकी जगह अब हम इसको कंटिन्यूएशन में बना के रखेंगे। तो चलिए आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे कुछ मुख्य बिंदु हैं यहाँ पर, जिनको अगर आप अर्थव्यवस्था की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप चाहे सम्मिलित हो, चाहे आप राज्य प्रवेश परीक्षाओं में सम्मिलित हों, या फिर आप एसएससी लेवल की तैयारी कर रहे हों, या फिर आप बैंक के लिए तैयारी कर रहे हों, कोई भी एक आधारभूत अगर आपने लक्ष्य चुना है, तो वहाँ पर जो हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का एक स्तंभ होता है वो महत्वपूर्ण ही होता है। अगर उसको आप ध्यान से नहीं करेंगे तो फिर हमारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने की जो एक प्रक्रिया है वो थोड़ी सी जटिल हो जाती है। तो इसी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एजुकेशनल वर्ल्ड ने एक पहल उठाई है, जिसके तहत आपको बहुत ही आसान भाषा में और एक समग्र जानकारी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से आपको वो परिचित करवाएंगे। तो चलिए आज देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि अगर आप अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, तो अर्थव्यवस्था को पढ़ने के लिए हमारे दो तीन दृष्टिकोण की यहाँ पर जरूरत होती है। पहला दृष्टिकोण हम ये देखते हैं कि जो जब हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम नहीं था, उसके पहले की क्या स्थिति थी। भाई तब भी हमारा लेन देन होता था, वित्तीय प्रक्रिया होती थी हमारे क्षेत्र में, या फिर कह सकते हैं समूचे भारत में जो थी एक राज्य प्रथा थी। वहाँ पर जमींदार होते थे, जागीरदार होते थे, तो सब क्या करते थे, लेन देन करते थे। तो उस टाइम पर भी हमारी अर्थव्यवस्था का एक कहीं ना कहीं एक वजूद रहा होगा। तो अर्थव्यवस्था को हम वहाँ पर स्टडी करते हैं। उसके बाद एक पहलू आता है कि जब हम देखते हैं कि भारत पर अंग्रेजों का शासन हो गया, तो उस दौरान भी क्या कुछ खरीदारी हुई, कुछ समावेशी मुद्दे हुए, वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर चर्चा करके देखते हैं। उसके बाद जो कह सकते हैं कि भारत की रियल अर्थव्यवस्था कितनी थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत जब आज़ाद हुआ तो उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी उसको उठने में। यानी कि अगर हम बात करें 1947 से लेकर 2021 के जो मध्य समय रहा, वहाँ से लेकर वहाँ तक आने में काफ़ी उसको मशक्क़त करनी पड़ी और उसको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना पड़ा। तो आज़ादी के बाद जो प्रथम हमारी अर्थव्यवस्था थी, उसको जो हमारे दादा भाई साहब थे, दादा भाई नौरोजी जी, उन्होंने उस टाइम कैलकुलेट करके बताया। तो बहुत कम रुपीस में वो बता पाए कि हमारी भारत की अर्थव्यवस्था जो है आज़ादी के बाद ये है। तो एक चरण आप ये भी उठा सकते हैं, यहाँ से भी आप उसको पढ़ सकते हैं कि क्या उसकी स्थिति रही थी आज़ादी के बाद की। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि पंचवर्षीय योजना आई, प्रथम वर्षीय योजना, द्वितीय, तृतीय, इस तरह से करके 5 योजनाएं आई, जिनके बारे में अलग अलग ढांचा तैयार किया गया और अर्थव्यवस्था को एक मजबूत रफ्तार पकड़ाने के लिए इन लोगों ने पहल करी। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए अर्थव्यवस्था अब यहाँ पर डिवाइड हो जाती है। सबसे पहले अगर हम कहें कि देखिए अब धीरे धीरे अगर जैसे हमारा भारत जब आज़ाद हुआ तो वहाँ पर संवैधानिक प्रक्रिया भी लागू हुई। संवैधानिक प्रक्रिया लागू होने का मतलब क्या था कि भारत में संविधान का स्थापित होना और सारे वर्गों को लेकर समान अधिकार देना, किसी के प्रति भेदभाव न करना, ये सारी चीज़ें उसमें हमें वर्णित मिलती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमारा ये होता है कि हमारी एक अर्थव्यवस्था ऐसी हो जो पूर्णतया प्राइवेट सेक्टर पर आधारित हो, जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। पूर्णतः प्राइवेट जो सेक्टर पर आधारित होती है वो कहलाती है हमारी पूंजीवादी। पूंजी का मतलब होता है कोई संपत्ति। आप जैसे कहीं संपत्ति आपकी पूंजी क्या है, जो आपकी जमा पूंजी है, आप अपनी सेविंग्स करते हो तो उसी से आप कोई चीज़ खरीदते हो। वैसे ही प्राइवेट सेक्टर में हमारी जो पूर्णतया प्राइवेटाइजेशन में चली जाती है, उस टाइप की अर्थव्यवस्था हमारी क्या कहलाएगी,
वो हमारी कहलाएगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट आता है समाजवादी। देखिए यहाँ पर समाज का क्या मतलब है, समाज से अगर हम बात करें तो समाज का मतलब एक पूरा एरा हो जाता है, एक पूरा दायरा हो जाता है जिसमें हर प्रकार के, हर तबके के लोग सम्मिलित होते हैं और सभी को अपनी जीविकोपार्जन के लिए एक मूलभूत अधिकार प्राप्त है जिससे वो अपना जीविका जो है उसको अर्न कर सकते हैं। तो समाज का अर्थ है कि समाज का पालन पोषण करने वाला कौन होता है, सरकार। और सरकारी प्रणाली हमारी कैसी है, गणतंत्रात्मक है। हमारे यहाँ लोकतंत्र होता है क्योंकि लोग ही चुनते हैं जो शासन करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो सरकारी प्रणाली है वो पूरा तंत्र लोगों की और समाज की अर्थव्यवस्था को ध्यान दे, उन पर नए नए जो है कह सकते हैं हम, जैसे राजस्व उगाही वगैरह भी होती है, तो वो सब भी एक तरह से हम लोग जो टैक्स देते हैं ये सब भी हमारे अर्थव्यवस्था में जाता है, जिसके कारण हमारा जो है वो विकास होता है देश का। तो जिसमें केवल और केवल सरकार का ही हस्तक्षेप होता है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था हमारी कैसी कहलाती है, वो हमारी कहलाती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिश्रित का। मिश्रित का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों को मिला देना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को और हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था को एक बड़े पैमाने पर मिला दें या फिर कुछ शेयर निर्धारित कर दें कि इनका शेयर इतना होगा, इनका शेयर इतना होगा, तो उस कैटेगरी की अर्थव्यवस्था हमारी क्या कहलाती है, उस कैटेगरी की अर्थव्यवस्था हमारी कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद देखिए अर्थव्यवस्था को अगर हम पढ़ेंगे तो बेसिकली यहाँ पर हमें तीन क्षेत्र मिलते हैं, जिन क्षेत्रों पर वो कार्य किया जाता है। कार्य किया जाने का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारा प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीय क्षेत्र हो गया और तृतीय क्षेत्र हो गया। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब अगर हम ऐसे समझें, जैसे मान लीजिए हमारा उत्पादन, पहले अगर ये पेन अगर बना, पेन बनने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले कहीं ना कहीं इसके अंदर इंक पड़ी होगी, इंक पड़ी होने के बाद इसके अंदर रिफिल पड़ी होगी, उसके बाद इसकी ब्रांडिंग करी गई होगी। तो जब बिल्कुल एक कह सकते हैं हमारा जो नया लक्ष्य उद्देश्य होता है वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। जब धीरे धीरे वो डेवलप होता है और उसका विपणन वगैरह तैयार होकर उसका कुछ मूल्य निर्धारित होता है तो वो हमारा द्वितीय क्षेत्र में आता है। और जब तृतीय में जैसे कुछ सेवाएं वगैरह आती हैं, जैसे हम लोग होटल वगैरह यूज़ करते हैं, तो यही पेन जब मार्केट में आ जाता है, इस पर टैग लग जाता है किसी भी XYZ कंपनी का, तो उसको हम उपभोग के लिए अपना खरीद लेते हैं, तो वो हमारा तृतीय क्षेत्र कहलाता है। तो तीन क्षेत्र बनाए गए हैं जिसमें अर्थव्यवस्था का समायोजन किया जाता है और इसी के आधार पर हम इनको ज्ञात कर पाते हैं। तो तीन क्षेत्र हो गए कौन कौन से, पहला हो गया हमारा प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा हो गया हमारा द्वितीय क्षेत्र और तीसरा हो गया तृतीय क्षेत्र। इन्हीं क्षेत्रों पर ही जो हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था है वो आधारित रहती है। अब अगली बात कर लेते हैं, कुछ आधारभूत लक्षण होते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के। जैसे अगर हम बात करें विकासशील अर्थव्यवस्था, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत जो है काफ़ी उन्नति के पद पर चल रहा है और निरंतर अग्रसर है। आगे आने वाले समय में भारत भी जो है अब अमेरिका और बाकी देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो विकसित अर्थव्यवस्था पर आएगा। लेकिन फिलहाल अगर हम हालिया समय की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है और प्रगतिशील है, वो निरंतर गतिशील है, जो आगे आने वाले समय में डेवलप होगी। लेकिन यहाँ पर हम कुछ कारक चर्चा करेंगे कि क्या कारण है कि अभी तक वो विकासशील में ही है। तो सबसे पहला कारण आता है हमारा बेरोजगारी। देखिए बेरोजगारी की अगर हम बात करें तो बेरोजगारी हमारी, कई लोगों के पास मौसमी बेरोजगारी भी आप लोग देख लेते हैं, या इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। जैसे कई लोग हैं 6 महीने काम करेंगे, 6 महीने काम नहीं करेंगे। अभी वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है तो कई लोगों के रोजगार चले गए, तो उनका जो पूरा बजट था तो वो गड़बड़ा हो गया। वो तो इस तरह से बेरोजगारी भी हमारा जो है एक विकासशील अर्थव्यवस्था का कारण हो सकता है। अगली बात करते हैं पूंजी का अभाव। इन्वेस्टर्स की कमी है, इन्वेस्टर्स अच्छी जगह लगाना चाहते हैं, उनको वहाँ पर ज़्यादा ऑफर मिल रहा है, वहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं, तो वहाँ पर वो इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद है कृषि की प्रधानता। 85% जो आबादी है भारत की वो ज़्यादातर कृषि प्रधान देश क्योंकि भारत का कहा जाता है, इसलिए वो निर्भर रहते हैं कृषि पर। ज़्यादातर किसान ही हैं भारत में जो कृषि पर ही निर्भर करते हैं। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, वो सोचते हैं हम अन्य व्यवसाय क्यों करें या अन्य क्षेत्र में हम जाके कोई भी रोजगार क्यों करें, हमारी तो कृषि है तो हम उसी को ही अपना लाभप्रदता और अपनी आय का हिस्सा बनाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं बाजार की अपूर्णता। अपूर्ण बाजार है। अब मान लीजिए कि अगर किसान है, अपना माल अगर बेचने गया, उसको उपयुक्त बाजार नहीं मिला तो फिर उसको जो मूल्य है एग्जैक्ट मूल्य नहीं मिल पाएगा, तो इस कारण से भी विकासशील अर्थव्यवस्था का कारण हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं यातायात या संचार के साधनों में कमी। फिलहाल तो अब डेवलपमेंट तो हो रहा है, सरकार इस पर प्रॉपर जो है अपना निर्देशन दे के कई चीज़ें डेवलप कराई हैं,
लेकिन अभी उस स्तर तक जैसे गांव क्षेत्र में जो है काफ़ी चीज़ें डेवलप हुई हैं, बट अभी उतनी पहुंच नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो एक ये भी कारक हम मान सकते हैं कि हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकासशील होना भी इस पर आधारित है। अगली बात करते हैं अत्यधिक गरीबी। अब देखिए गरीबी है तो गरीबी के कारण क्या होगा, इससे हमारी शिक्षा भी जो है वो भी कहीं न कहीं प्रभावित होगी। जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा गरीब रहेगा तो वो क्या करेगा, उसको यही लगेगा कि मुझे बस 4 वक़्त का खाना मिल जाए या 2 रोटी मिल जाए, बाकी शिक्षा वगैरह पर वो ध्यान नहीं दे पाएगा। इससे क्या होगा, स्वास्थ्य गड़बड़ाएगा, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाएगा, रहने को जगह नहीं होगी तो वो कहीं ऐसे कम एरिया में रहेगा जहाँ पर अत्यधिक विषाणु या जीवाणु होंगे, तो इस कारण से भी हमारी अर्थव्यवस्था का एक गरीबी भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है विकासशील होने का। उसके बाद बात कर लेते हैं असंतुलित आर्थिक विकास। तो पूरा अगर हम एक औरा देखें कि हमारा आर्थिक क्रम का विकास जो है अभी उतना डेवलप नहीं हो पाया है, जिस कारणवश हमारी अर्थव्यवस्था जो है अभी भी विकासशील देश की अर्थव्यवस्था पर आती है। तो हम लोगों ने अभी चर्चा कर ली कुछ मुख्य बिंदुओं की, और कुछ ये भी कारण जान लिए कि विकासशील अर्थव्यवस्था होने के मुख्य कारण क्या थे। अब हमारा अगला पड़ाव है जो वो है कुछ आंकड़ों की हम बात कर लेते हैं। निम्न प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो 2009 में $1180 थी। 2013 की बात करें अगर हम तो $1420 आय यहाँ पर जो है एक रिपोर्ट में दर्ज करी गई थी। और उसके बाद 2015 की अगर हम बात करें तो 1528 $2 सॉरी $1582 जो थी उसको यहाँ पर उन्होंने रिकॉर्ड किया था। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रश्न दे रहा हूँ जो कि आपको कमेंट में इसका उत्तर बताना है। और प्रश्न हमारा ये है कि 2021 की हमारी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, आपको उसकी दर लिखनी है। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आगे देख लेते हैं। उसके बाद हमारा वित्त मंत्रालय में मैंने जैसे क्योंकि एक आपके लिए मैं बुक रिव्यू कार्यक्रम भी चला रहा हूँ और उसमें मैंने एक सीरीज़ भी निकाली थी भारतीय अर्थव्यवस्था की कि उसमें हमें क्या क्या अध्ययन करना चाहिए। तो उसमें मैंने बेसिकली आप लोगों को बताया था कि आर्थिक सर्वेक्षण आपको अवगत होना चाहिए, क्या आंकड़े हैं सरकार के, क्या खर्चा हुआ है, इन सबको भी आपको अपनी नॉलेज में रखना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हालिया समय में वित्त मंत्रालय में की जो साइट है ऑफिशियल, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा। और उस पर जो है अभी अप्रैल का अपडेट हुआ था, उसके आधार पर पूरी रिपोर्ट आई थी। तो उस रिपोर्ट में इंडिया पावर कंजम्पशन जो था वो ग्रोथ रेट 40% को डिनोट किया गया था। और जिसमें ई-वे बिल की जो घोषणा करी गई थी वो 14.8 लाख करोड़ की करी गई थी। उसके साथ ही अन्य कई सारे आंकड़े हैं, तो क्योंकि यहाँ पर समय का अभाव हो जाता है और आपको मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको भी इस आगे की कक्षाओं में सम्मिलित करूँ, लेकिन आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि आप लोग जो है वहाँ पर जाके देखें और उसको समझें। तो ये पूरा एक हमारा आज की कक्षा का मुख्य उद्देश्य था। तो आप लोगों ने इससे काफ़ी चीज़ें ज्ञान अर्जन किया हुआ, और आशा यही करता हूँ कि आप लोग जो है इसी तरह से एजुकेशनल वर्ल्ड के साथ बने रहेंगे। और बाकी हम समय समय पर विभिन्न कोर्सेज़ की जो क्लासेज हैं उनमें और भी जो हमारे सहयोगी हैं उनके भी सहयोग द्वारा जो है हम इसको और आगे तक ले जाएंगे। तो बाकी आप लोगों के कोई सुझाव हो या फिर कोई कमेंट हो तो आप हमारे जो भी चैनल के मेल आईडी दी गई है या फिर आप कमेंट बॉक्स में ही अपने जो सुझाव हैं उनको आप जो है हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो ऐसे ही बने रहिएगा एजुकेशनल वर्ल्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, जय हिंद।